आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर दाब अधिक्य कितना होता है। इससे पहले हम बूंद के लिए दाब अधिक्य का मान ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम साबुन के एक बुलबुले के अंदर दाब अधिक्य का मान ज्ञात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि बुलबुले में वायु जल जो अंतरापृष्ठ होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो मान के चलिए कि ये एक साबुन का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या r है और यहाँ पर इसका पृष्ठ तनाव T है और इस बुलबुले के बाहर जो दाब है उसको हम P से दर्शा रहे हैं और बुलबुले के अंदर जो आंतरिक दाब है जो कि अधिक है उसको हम दर्शा रहे हैं P प्लस स्मॉल p। यहाँ पे स्मॉल p ये दाब आधिक्य को दर्शा रहा है, यानी कि इतना अधिक अंदर की ओर दाब है जो कार्य करेगा किधर, बाहर की दिशा में, विलंबत बाहर की ओर। ठीक है, अगर हम इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें और ये मान के चलें कि इस दाब आधिक्य के कारण जो इस बुलबुले की त्रिज्या है उसमें अल्प वृद्धि होती है जिसको हम दर्शा रहे हैं डेल आर से। ठीक है, तो इस वृद्धि के कारण जो किया गया कार्य होगा उस कार्य को हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। कार्य किसके बराबर होता है, बल गुना विस्थापन। और यहाँ पे जो आपका दाब आधिक्य के कारण बल लगेगा वो अभिलंबत बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, जिसके कारण इसके आकार में अल्प परिवर्तन होता है, उस अल्प परिवर्तन को हम दर्शा रहे हैं डेल आर। और इतना मान के चल रहे हैं कि अल्प परिवर्तन इतना है कि इसके पृष्ठ तनाव में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसके परिवर्तन के कारण। तो इस अल्प परिवर्तन में किया गया कार्य W बराबर होगा बल गुणा विस्थापन के। और हम जानते हैं दाब की परिभाषा से कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार बल किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है दाब गुना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इस दाब आधिक्य के कारण जो बल लग रहा होगा उसका मान क्या हो जाएगा, दाब आधिक्य गुणा क्षेत्रफल के। ठीक है, और विस्थापन यहाँ पे पहले से ही है तो यहाँ पे किया गया कार्य ये बराबर आ जाएगा W बराबर P गुना 4 पाई R स्क्वायर गुना डेल R। इसको कह रहे हैं हम समीकरण नंबर 1। अब ये कार्य क्या करेगा, ये कार्य बुलबुले में जो आपका त्रिज्या परिवर्तन होता है या कह लीजिए आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है उसमें संचित ऊर्जा के बराबर होगा, जिसको हम पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ये बुलबुले की पृष्ठीय ऊर्जा है उसमें वृद्धि होगी, वो कितनी वृद्धि होगी और वो वृद्धि किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के। हम उस वृद्धि और कार्य को दोनों को बराबर रख के हम ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि दाब आधिक्य कितना होता है इस बुलबुले के लिए। तो यहाँ पे 2 वायु संपर्क पृष्ठ है, जल और वायु संपर्क पृष्ठ। ठीक है, तो विस्थापन के कारण बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी हम वो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वृद्धि को हम दर्शा रहे हैं डेल ए से क्योंकि सूक्ष्म परिवर्तन है त्रिज्या में डेल आर। तो डेल ए किसके बराबर होगा, प्रारंभिक हम लेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो परिवर्तन के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो लेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे क्योंकि अंतरापृष्ठ 2 है तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल के एक ठोस गोले के रूप में हम मान सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के। और जब वृद्धि हुई त्रिज्या आर प्लस डेल आर हो गई तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, 4 पाई आर प्लस डेल आर स्क्वायर। आर के स्थान पर हम ले रहे हैं आर प्लस डेल आर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको रखते हैं। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है, डेल ए, ये बराबर हो जाएगा, ये कह लीजिए वृद्धि कितनी हुई, डेल ए बराबर 2 क्योंकि 2 अंतरापृष्ठ है इंटू 4 पाई आर प्लस डेल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से हम 4 पाई को कॉमन लेकर बाहर ले लेते हैं तो ये आ जाता है 8 पाई और कॉस्ट में हमारे पास बच जाता है आर प्लस डेल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हम सरल करते हैं तो ये हो जाता है आर स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो बचता है वो बचता है डेल आर स्क्वायर प्लस 2r डेल आर। यहाँ से हम देखते हैं कि डेल आर है वो उसका मान अल्प है क्योंकि अल्प वृद्धि है त्रिज्या में, और यहाँ पे डेल एस स्क्वायर का मान आपका ही अत्यल्प हो जाएगा जो 2r डेल आर की तुलना में काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी नगण्य होगा, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है वो आ जाता है डेल ए बराबर 16 पाई आर डेल आर। अब हम जानते हैं कि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन है और इसके सहायता से हम निकाल सकते हैं कि पृष्ठीय ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो हम वो ज्ञात कर रहे हैं, पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, तो ये बराबर होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि गुना पृष्ठ तनाव। ठीक है, ये पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा में संबंध है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि
तो ये कितनी हुई 16 पाई आर इंटू डेल आर, और पृष्ठ तनाव है हमारा टी। ठीक है, तो ये पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ये पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि किसके कारण हुई? ये हुई है जो दाब आधिक्य के कारण कार्य हुआ है त्रिज्या परिवर्तन में। ठीक है, तो किया गया कार्य ही ऊर्जा वृद्धि के इक्वल होता है, ये बराबर होता है। तो हम दोनों को एक दूसरे के तुल्य रख देते हैं, तो 16 पाई आर डेल आर टी ये बराबर हो जाएगा पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल आर के। अब इसको हम यहाँ पे सरल करते हैं, तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। डेल आर से आपका डेल आर कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से दाब आधिक्य पी किसी बुलबुले के लिए किसके बराबर आ जाता है? 4T अपॉन आर। अगर हम देखें तो बूंद के लिए दाब आधिक्य किसके बराबर होता है? P बराबर होता है 2T अपॉन आर। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बुलबुले के लिए जो दाब आधिक्य है वो बूंद के लिए दाब आधिक्य से 2 गुना होता है। ठीक है, अब हम नया टॉपिक ले रहे हैं। नया टॉपिक है केशिका तत्व। केशिका तत्व क्या होता है? हम सामान्य रूप से देखते हैं कि किसी केश नली ऐसी ही नलिका जिसकी कह लीजिए जिसकी त्रिज्या या कह लीजिए व्यास बहुत ही कम हो, ठीक है, यानी कि अल्प हो, उसको हम केश नली बोलते हैं। ठीक है, जब किसी केश नली को किसी जल में खड़ा किया जाता है, या आप कह लीजिए किसी भी द्रव में खड़ा किया जा सकता है, 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो जल ऊपर की ओर चढ़ेगा या जल नीचे की ओर उतरेगा। जैसे उदाहरण हम जल का ले रहे हैं, किसी केश नली को आप जल में खड़ा कीजिए तो आप देखेंगे कि जल केश नली में गुरुत्व के विरुद्ध, क्योंकि गुरुत्व के विरुद्ध जल की प्रकृति है कि वो नीचे की ओर आता है, लेकिन ये नीचे की ओर न आकर ऊपर की ओर चढ़ जाता है। यहाँ पे हम इस घटना को केशिका तत्व कहते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, यदि हम किसी केश नली को पारे में खड़ा करें तो आप देखेंगे कि पारे का तल सामान्य अवस्था से नीचे की ओर उतर आता है। ठीक है, यहाँ पे ये घटना भी केशिका तत्व का ही उदाहरण है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, जब किसी केश नली को किसी द्रव में खड़ा किया जाता है तो या तो द्रव गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ेगा या अपनी सामान्य अवस्था से नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये घटना ही कहलाती है केशिका तत्व, और ये निर्भर करती है पृष्ठ तनाव के कारण, ये पृष्ठ तनाव पर निर्भर करती है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव के कारण जो आपका संपर्क कोण बनता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब किसी ठोस या द्रव को संपर्क में रखा जाता है, द्रव का अपना एक पृष्ठ तनाव होता है, और इसको हम ससंजक और आसंजक बल के आधार पर भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जब ससंजक बल आसंजक से कम होता है, या आप कह लीजिए आसंजक ज़्यादा होता है ससंजक बल से, तो द्रव ठोस पर चिपकता है, या कह लीजिए हम कह सकते हैं कि द्रव ठोस पर चिपक रहा है, और यहाँ पर जो बनने वाला संपर्क कोण होता है वो न्यून कोण होता है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि संपर्क कोण अधिक हो, या कह लीजिए ससंजक बल आसंजक से ज़्यादा हो, तो द्रव ठोस पर नहीं चिपकता, और यहाँ पर बनने वाला संपर्क कोण अधिक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी केश नली को जब हम किसी द्रव में खड़ा करते हैं तो आप देखेंगे कि इनके जो आपके ठोस द्रव के बीच में जो पृष्ठ होता है या दूरी होती है वो काफ़ी कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो तल बनता है वो अवतल आकार का बनता है। ये हमने देखा था, और ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जब आपका संपर्क कोण या स्पर्श कोण न्यून कोण होगा तो जो द्रव का मुक्त पृष्ठ होगा ठोस के साथ जो संपर्क में होगा वो अवतल आकार का होगा। इसके विपरीत अगर बनने वाला कोण अधिक कोण है तो उस अवस्था में, यानी कि आपका कह लीजिए ससंजक बल आसंजक से ज़्यादा है, तो उस अवस्था में जो आपका द्रव का पृष्ठ होता है जो ठोस के संपर्क में होता है वो आपका उत्तल आकार का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही अवस्था होती है, यदि आप किसी द्रव को किसी ठोस के संपर्क में रख रहे हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण जो यहाँ पे स्पर्श कोण या संपर्क कोण बनेगा वो कैसा होगा? न्यून कोण। और न्यून कोण बनाने वाला जो द्रव होता है वो आपका इस केश नली में ऊपर की ओर चढ़ता है गुरुत्व के विरुद्ध। इसके विपरीत यदि संपर्क कोण अधिक कोण है तो इस अवस्था में द्रव ऊपर की ओर न चढ़कर नीचे की ओर आता है, और इसका कारण मुख्य कारण केवल पृष्ठ तनाव होता है। तो ये हो गया केशिका तत्व। अब हम जल के लिए, जल और कांच इस संबंध के लिए हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि द्रव गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जबकि हम जानते हैं द्रव की प्रकृति है, तरल की प्रकृति, जैसे हम जानते हैं कि बहने की प्रकृति होती है और द्रव हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। तो यहाँ पे जल गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर की ओर क्यों चढ़ जाता है, इसको समझने के लिए हम ये चित्र समझते हैं। मान लीजिए ये एक जल की अवस्था को दर्शा रहा है और इसमें हम कोई केश नली खड़ी कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 भाग हो जाएंगे इस पृष्ठ के। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब काम कर रहे हैं,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो नवचंद्र का आकार की बन जाएगी। यहाँ पे जो आपका संपर्क कोण होगा वो न्यून कोण होगा, यानी कि जो आकृति होगी वो अवतल आकार की होगी, कि आपका द्रव की या जल की आकृति कह लीजिए आपकी अवतल आकार की होगी, जो किनारों से थोड़ा उभरा हुआ होगा और बीच भाग से दबा होगा। अब हम जानते हैं इस पृष्ठ के लिए, अवतल आकार पृष्ठ के लिए हमने पढ़ा है कि जो आपका आप कह लीजिए दाब आधिक्य होगा वो किधर काम करेगा। वो दाब आधिक्य हम जानते हैं किधर काम करता है, ऊपर की ओर काम करता है, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे जो दाब है, क्योंकि सामान्य अवस्था में जितना पृष्ठ के ऊपर दाब था उतना ही नीचे था, क्योंकि पूरा दाब क्या पड़ रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, और यहाँ पे ठीक इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जब आप केश नली खड़ी कर देते हैं और ये आपका कह लीजिए जल और वायु का ये अंतरा प्रश्न यहाँ पे क्रिएट होता है और ये संपर्क में होता है जल किसके, ठोस के, तो यहाँ पर आपका एक बल जो दाबाधिक्य के कारण लगता है इस चंद्राकर के कारण, वो किधर लगता है, ऊपर की ओर लगता है। तो यहाँ पर जो दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब दाब कम हो जाता है, उसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि ये दाब ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये जल ऊपर की ओर बढ़ता है जब तक इसको संतुलित नहीं करते। हम जानते हैं दाब आधिक्य आपने पढ़ा है कि आपका डेल पी ये बराबर किसके इक्वल होता है, एच रो जी। ठीक है। तो यहाँ पे यही अवस्था आ जाती है कि एच रो जी, और ये दाब आधिक्य यहाँ पे कितना है, 2T अपॉन आर, क्योंकि एक अंतरापृष्ठ है, ये जल है और ये वायु है, इसके लिए अंतरापृष्ठ किसके बराबर होता है, 2T अपॉन आर के। तो जब तक ये इसको संतुलित नहीं कर लेगा तब तक ये द्रव इस केशिका नली में ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है। यही कारण होता है। ठीक इसका विपरीत कारण हो जाएगा किसके लिए, आपका अगर हम जल के स्थान पर पारा लें, तो पारे के लिए हम जानते हैं कि जो आपका तल होता है वो कैसे होता है, उत्तल आकार का होता है, और यहाँ पे जो आपका पृष्ठ तनाव के कारण परिणामी बल लगेगा या दाब लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर। ठीक है। तो उसे संतुलित करने के लिए आपका जो द्रव होता है वो नीचे की ओर आपका उतरता है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब जल के लिए हम समझ रहे हैं कि ये किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो मैंने अभी बताया जहाँ तक दाब आधिक्य संतुलित होगा वहाँ तक ये द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा, और जिसका मान किसके बराबर है, एच रो जी 2T अपॉन आर। ठीक है। जहाँ पे एच ये केशिका नली में, केश नली में ऊपर की ओर चढ़े द्रव की ऊंचाई है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है। आर जो ये नवचंद्रक बना है इसकी वक्रता त्रिज्या है, और मान लीजिए स्मॉल आर हम ले रहे हैं केश नली की त्रिज्या। तो ये सूत्र हम पहले ही जान चुके हैं कि दाब आधिक्य किसके बराबर होता है, एक अंतरापृष्ठ के लिए, एक वायु जल अंतरापृष्ठ के लिए, जैसे बूंद के लिए हमने लिया था, ये होता है 2T अपॉन आर के, और द्रव चढ़ रहा है एच ऊंचाई पर, तो दाब आधिक्य के कारण या किस ऊंचाई तक ये चढ़ रहा है, तो दाब आधिक्य यहाँ पे बराबर हो जाता है एच रो जी के, और ये बराबर किसके होता है, 2T अपॉन आर के। अब यहाँ से अगर हम एच का मान निकालें तो हम ये आ जाएगा हमारे लिए एच का मान, एच बराबर हो जाएगा 2T अपॉन आपका आर रो जी। ठीक है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम, ये तो है नवचंद्रक की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम नहीं जानते, लेकिन हम केश नली की त्रिज्या को जानते हैं, तो इसको हम केश नली की त्रिज्या के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए केश नली की त्रिज्या आर है और ये वक्रता त्रिज्या है, जिसको हम दर्शा रहे हैं कैपिटल आर से। मान लीजिए इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा, और ये थीटा किसके बराबर होगा, ये निर्भर करेगा संपर्क कोण की। संपर्क कोण की परिभाषा से हम जानते हैं संपर्क कोण क्या होता है, कि संपर्क बिंदु से द्रव के अंदर, ठीक है, और ठोस द्रव के संपर्क पृष्ठ पर खींची गई रेखा और द्रव के मुख पृष्ठ पर खींची रेखा के मध्य बनने वाला कोण, ये क्या कहलाता है, आपका संपर्क कोण। मान लीजिए इसको हम थीटा से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बराबर होगा इस कोण के, थीटा के। ठीक है। अब इसके आधार पर हम यहाँ पे अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये इसका कर्ण है, और यहाँ पर ये कोण थीटा यानी कि ये आधार है। तो आधार और कर्ण के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात ले तो कोस थीटा बराबर आता है किसके, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर के। यानी कि हम कह सकते हैं कैपिटल आर बराबर किसके हो जाता है, आर अपॉन कोस थीटा के। और ये मान अगर हम इस सूत्र में रख दें तो आपके कह लीजिए केश नली की त्रिज्या के पदों में हमें संबंध मिल जाता है कि एच रो जी बराबर होता है 2T कोस थीटा अपॉन आर के। ठीक है। तो इस ऊंचाई तक यहाँ से आप एच का मान निकाल सकते हैं, तो एच बराबर किसके आ जाएगा आपका 2T कोस थीटा अपॉन आर रो जी। ठीक है। तो इस ऊंचाई तक किसी भी केश नली में आपका जल चढ़ेगा। ठीक है। ये निर्भर करेगा किस पर, पृष्ठ तनाव पर, बाकी चीजें आपकी कांस्टेंट है। ठीक है।
इसके बाद यदि नली जो केश नली हम ले रहे हैं उसकी ऊंचाई अपर्याप्त हो, उस अवस्था में क्या होगा कि अपर्याप्त केश नली में दर्व बाहर तो नहीं आ जाएगा, ये किस तरह से आपका व्यवहार करेगा इसको हम समझेंगे। तो मान लीजिए एक केश नली ले रहे हैं जिसको हम एक दर्व में खड़ा कर रहे हैं, दर्व का घनत्व आपका रो है, पृष्ठ तनाव टी है, और मान लीजिए इस केश नली की जो त्रिज्या है उसको हम, जो आपका केश नली के अंदर जो अर्धचंद्राकार बन रहा है उसकी त्रिज्या आपकी आर है, और उसके कारण या उसके आधार पर इसको एच ऊंचाई तक चढ़ना चाहिए था। तो अगर ये एच ऊंचाई तक चढ़ता है तो हम जानते हैं एच रो जी बराबर किसके होता है, 2t अपॉन आर के, या एच आर अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो 2t अपॉन रो जी। तो अगर हम देखें तो ये एक नियतांक के बराबर होगा, क्योंकि आपका पृष्ठ तनाव नियत रहता है किसी भी द्रव के लिए, ठीक है, रो घनत्व नियत रहता है, और जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। तो हमें एक संबंध मिल जाता है। अब क्या होता है कि जैसे द्रव केश नली में ऊपर की ओर चढ़ रहा है और मान लीजिए ये अपर्याप्त है, तो क्या द्रव बाहर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि जैसे ही ये उसकी ऊंचाई पर पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये फैल जाता है, यानी कि यहाँ पे आर में वृद्धि हो जाती है, त्रिज्या के मान में, जो नवचंद्रक बन रहा है उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाएगी तो ये संतुलित कर लेती है एच को, क्योंकि चढ़ना इसको एच ऊंचाई तक था, लेकिन मान लीजिए इसकी ऊंचाई एच ना होकर अब कितनी है, एच डैश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एच आर हमें पता है ये एक नियतांक के तुल्य होता है, 2t अपॉन आर जी। अगर हम यहाँ पे देखें आर का मान बढ़ाएंगे तो एच का मान कम हो जाएगा, और यही प्रक्रिया यहाँ पर होती है, ठीक है, कि जैसे ही ये आपका इसके शीर्ष पर पहुँचता है, क्योंकि पर्याप्त ऊंचाई नहीं है, ठीक है, तो पर्याप्त ऊंचाई नहीं है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से फैल जाता है, फैल जाएगा तो आर का मान बढ़ जाएगा, यानी कि एच का मान कम रह जाएगा। तो इस तरह से ये पर्याप्त ऊंचाई न होने पर आपका फुहारे के रूप में नहीं फूटता, यानी कि बाहर नहीं आता है, ठीक है। अगर केश नली की लंबाई एच से अधिक है तो फिर जहाँ तक इसको चढ़ना है ये वहीं तक चढ़ेगा दर उस ऊंचाई तक। लेकिन मान लीजिए एल एच से कम है तो ये केश नली की चोटी पर पहुंचकर फैल जाता है इधर, ठीक है। जैसे इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आपने दूध को उबलते हुए देखा होगा, जब वो सिरों पर आएगा तो वो फैल जाता है। लेकिन वहाँ पे प्रक्रिया ये है कि आप बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये दाबीय ऊर्जा के कारण हो रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि केश नली की त्रिज्या काफ़ी कम होती है। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही ये पर्याप्त ऊंचाई नहीं है तो बाहर आकर फैल जाएगा, और फैल जाने के कारण अगर हम देखें तो एच आर ये बराबर होता है 2t अपॉन रो जी के, जो कि एक नियतांक है। यानी कि अगर एच आर का गुणनफल आपका नियतांक रहेगा तो आर का मान बढ़ाएंगे तो एच का मान कम हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है, त्रिज्या बढ़ जाती है तो ये उस कम अपर्याप्त ऊंचाई पर भी ऊंचाई पर ही बना रहता है, ठीक है। अतः अपर्याप्त लंबाई होने पर भी यह केश नली में ऊपर नहीं चढ़ता है, ठीक है, यानी कि फुहार के रूप में बाहर नहीं निकलता है, बस ऊपर पहुंचकर फैल जाता है, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब केशिका तत्व के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं, उन्हीं उदाहरणों की यहाँ पे बात करेंगे, आपको किताब में दिया है, आप विस्तार से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण ले रहे हैं पौधों में जल और खनिज पदार्थों का सम्मेलन। पौधे आपका जड़ों की सहायता से भूमि से जल, खनिज, लवण आदि पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इन जल का और खनिज पदार्थों का जो सम्मेलन होता है वो केशिका नली के द्वारा ही होता है। आपके पौधों में आपकी असंख्य केश नलियाँ होती है जिनकी सहायता से जल आदि ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से मोमबत्ती का जलना, हम जानते हैं जब भी कोई ईंधन जलता है तो उसका वाष्प रूप जलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द्रवित मोम, जो मोमबत्ती में धागा होता है, धागे में असंख्य केश नलियाँ होते हैं, उन केश नलियों से ऊपर की ओर चढ़ता है और जलता है। इसी तरह से उदाहरण ले सकते हैं शाही शौकते का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर स्याही फैली हुई है किसी तल पर और उसे सोखने के लिए आप ये कागज़ डाल दें, स्याही सोखता डालते हैं, तो इसमें असंख्य केश नलियाँ होती हैं, तो दर धीरे धीरे अपने आप ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं आप तौलिए और जल से। अगर तौलिए का एक कोना हम जल में डुबो दें तो आप देखेंगे धीरे धीरे जल उसमें चढ़ता हुआ तौलिए के एक बड़े भाग को पूरी तरह से गीला कर देता है। तो इसी तरह से स्याही शोकता अगर हम किसी स्याही पर डालते हैं तो उस असंख्य केश नलियों के कारण उसको सौंप लेता है। इसके बाद किसानों का वर्षा होने के बाद खेत को जोतना, तो ये भी इसी कारण केश नलियों के कारण होता है कि जैसे वर्षा होती है तो उसके पश्चात किसान खेतों को जोतते हैं। दरअसल इसका कारण ये है कि वे भूमि में बनने वाली असंख्य केश नलियों को तोड़ देते हैं। अगर वे ऐसा ना करें, ठीक है, तो आप देखेंगे भूमि के ऊपर पपड़ी जम जाती है और उसमें असंख्य केश नलियाँ बन जाती है, जिनसे दर वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाएगा,
ठीक है। उससे बचने के लिए क्या कर दिया जाता है कि उन केशनली को तोड़ दिया जाता है, जिससे जो जल आपका भूमि पर है, भूमि में या मिट्टी में मिला हुआ है, वो वहीं पर रहे, वो वाष्पीकृत ना हो। तो उस प्रक्रिया के लिए आपका किसान वर्षा होने के बाद खेत को जोतते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि किसी केस नली में जो द्रव ऊपर की ओर चढ़ रहा है, उसके उन्नयन के लिए हम एक सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि उसकी पृष्ठ तनाव और एच के मध्य एक संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो हम इसका अध्ययन करेंगे कि केश नली में जो द्रव ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसको हम द्रव का उन्नयन बोलते हैं, ठीक है, वो हम जानते हैं पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो अगर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव हमें पता है, केश नली की त्रिज्या पता है, तो हम ये पता करेंगे कि वो किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। इस संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए ये एक द्रव है और इस द्रव में आप ये केश नली खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि यहाँ पे आपका कांच या कह लीजिए और द्रव के मध्य जो आपका कोण बन रहा है वो एक न्यून कोण है, जिसको हम दर्शा रहे हैं थीटा से, ठीक है। और थीटा के कारण ये न्यून कोण थीटा है, और जो पृष्ठ तनाव यहाँ पे हो रहा है, और पृष्ठ तनाव की दिशा आपकी इस प्रकार की है। वो हम जानते हैं कि जो संपर्क कोण बनेगा